गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम होम साइंस का सैम्पल पेपर 2 डिस्कस करेंगे। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने सैम्पल पेपर 1 डिस्कस किया था। आई होप आपको क्वेश्चन पैटर्न पता लग गया है कि कितने कितने क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स के आएंगे। जिन बच्चों ने सैम्पल पेपर 1 सॉल्व नहीं किया है, देखी नहीं है वीडियो, वो ज़रूर देखें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बच्चों। अब हम सैम्पल पेपर 2 स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें आपको उसी तरह से 36 क्वेश्चन आएंगे। 3 ग्रुप होंगे, कै खे गए कै पे जो पार्ट होगा उसमें 1 से 14 नंबर के एक नंबर के क्वेश्चन होंगे और 15 से 21 तक नंबर के खे पार्ट में एक नंबर के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ये सब केस स्टडी बेस्ड होंगे। फिर आती है पार्ट गए की बात। इसमें 22 से 27 तक के क्वेश्चन 2 अंक के, 28 और 29 3 अंक के क्वेश्चन होंगे और 30 से 33 तक के 4 अंक के होंगे और 34 से 36 तक के क्वेश्चन 5 अंक के होंगे। ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस में अलग से विकल्प भी दिए गए हैं, जैसे अथवा करके दिया गया है, या तो आप ये वाला क्वेश्चन कीजिए या ये वाला क्वेश्चन कीजिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अब पहला क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक, फैशनेबल और ज्यामितीय किस डिज़ाइन के तत्व का हिस्सा है। यहाँ पर आपको एलिमेंट्स ऑफ आर्ट बताने हैं कि ये कौन सा एलिमेंट ऑफ आर्ट है। तो ये इसका आंसर है गै आकार। ठीक है बच्चे। अब इसका सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, कौन सा कारक है जो वस्त्र सामग्रियों में बुनावट का निर्धारण नहीं करता है। वो कौन सा साधन है जो वस्त्र सामग्री में उनकी जो बुनावट है उसका निर्धारण नहीं करता है। रेशे का प्रकार, धागे का संसाधन और धागे का प्रकार, वस्त्र निर्माण तकनीकी या कपड़े के स्तर पर रंगाई। तो इसका आंसर है घ, कपड़े के स्तर पर रंगाई। अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। आईसीटी। आईसीटी क्या है। यहाँ पर आपको आईसीटी नहीं, विकास संचार का साधन क्या है, ये बताना है कि विकास संचार का साधन क्या है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए जल्दी से। आईसीटी है, प्रिंट मीडिया है, समाज है या फिर कै और खे दोनों है। तो इसका जो विकास संचार का साधन है वो आईसीटी भी है और प्रिंट मीडिया भी है। तो कै और खे दोनों। फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं हम। अरक्तता की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। कौन सा रोग है अरक्तता की कमी से। किसकी कमी से अरक्तता होती है। एनीमिया रोग। यस, लोहे की कमी से। तो इसका आंसर है कै। क्वेश्चन नंबर 4, रश्मि की एक मोटल में दूसरी मंजिल की साफ सफाई और रख रखाव की जिम्मेदारी है। जहाँ पर हमने होटल और मोटल सब पढ़े थे, वहाँ की बात हो रही है ये। वह वहाँ के रूप में कार्य करती है। उसकी जो जिम्मेदारी है वो है दूसरी मंजिल की साफ सफाई की। तो वो कौन है वहाँ पर। तल पर्यवेक्षक है, कमरा परिचर है, मददगार है, आंतरिक सज्जाकार है, कौन है। तो इसका आंसर है कै, वो वहाँ पर तल पर्यवेक्षक है। अब आता है अथवा करके क्वेश्चन दिया है। सुमित टेबल को साफ करता है और एक होटल में स्वच्छता और स्वच्छता के मानक को देखता है। वह विभाग में कार्यरत है। टेबल भी साफ करता है वो, और सारी जितनी भी सफाई से संबंधित काम है उनको भी देखता है। तो वो कौन है। प्रमुख कार्यालय, गृह व्यवस्था, खाद्य एवं पेय पदार्थ या फिर सहायक सेवा। किसमें कार्यरत है वो, कौन से डिपार्टमेंट में कार्यरत है। जब टेबल साफ करता है तो वो खाद्य तथा पेय पदार्थ में कार्यरत है। ठीक है, क्योंकि वो टेबल को साफ कर रहा है। थोड़ा सा सोचेंगे क्वेश्चन को तो आंसर मिल जाएगा आपको। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको SMOI का पूरा नाम बताना है। तो इसका पूरा नाम है सिल्क मार्क ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है 6 क्वेश्चन में। देखिए, जल्दी जल्दी मैचिंग करिए। पहले पढ़िए एक बार क्वेश्चन को। इसमें देखिए, पहला आता है न्यूनतम संसाधित खाद्य। इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा यस, न्यूनतम संसाधित खाद्य कौन से। कटे फल और सब्जियां। फिर देखिए, अत्यधिक जोखिम वाले खाद्य कौन से हैं। हाइड्रोजनीकरण। बताइए, अत्यधिक जोखिम वाले खाद्य, हाइड्रोजनीकरण, मांस और अंडे या फिर प्रोबायोटिक और लाइकोपीन, कौन सा होगा इसमें।
तो इसका आंसर होगा मांस और अंडे। फिर आता है कार्यमूलक खाद्य। यहाँ पर आपको कार्यमूलक खाद्य बताने हैं, वो है प्रोबायोटिक और लाइकोपीन। और खाद्य व्युत्पन्न बताना है। व्युत्पन्न वो क्या है? हाइड्रोजनीकरण। खाद्य व्युत्पन्न क्या है? वो है हाइड्रोजनीकरण। आई होप क्लियर हो गए आपको अच्छे से। अब आता है ऊपर से निचली स्थिति में निम्नलिखित की व्यवस्था करिए। यहाँ पर आपको इनको मैनेज करना है ऊपर से निचली स्थिति में। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है आपका के 1 3 4 2, यानी कि पहले सहायक गृह अनुरक्षक आएगा, फिर आएगा सार्वजनिक क्षेत्र पर्यवेक्षक, फिर आएगा कौन सा? प्रधान गृह अनुचर, और फिर गृह अनुचर। 1 3 4 2। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। HIV एड्स के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रव्यापी संचार अभियान कौन सा था? ये सैंपल पेपर 1 में भी क्वेश्चन आया था, वो थी रेड रिबन एक्सप्रेस। रेड रिबन एक्सप्रेस चलाई गई थी। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है यहाँ पर। द्वारा अच्छे पालन पोषण और देखभाल से सक्षम और जिम्मेदार भावी नागरिकों के निर्माण की संभावना है। यूनेस्को बताना है आपको। यहाँ पर आएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा द्वारा अच्छे पालन पोषण और देखभाल से सक्षम और जिम्मेदार भावी नागरिकों के निर्माण की संभावना है। अब आता है अथवा करके क्वेश्चन दिया है फिल इन द ब्लैंक्स में। यहाँ पर पूछा है एक संस्थागत व्यवस्था को दिया गया नाम है जिसे विशेष रूप से शिशुओं और छोटे बच्चों की देखभाल करने वालों की अनुपस्थिति में देखभाल के लिए बनाया जाता है। वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? तो बच्चे यहाँ पर आंसर आएगा क्रैच। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? वो क्रैच है। जिन बच्चों की आयु 18 वर्ष से कम है और कानून के उल्लंघन के मामले में दोषी पाए जाते हैं, उन्हें किस घरों में रखा जाता है? उन्हें रखा जाता है किशोर बाल गृह में। किशोर या ऑब्लिक करके लिखेंगे बाल गृह में, ठीक है। फिर आता है 11 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर आपको इसमें क्या बताना है? किस आयाम पर आधारित है? क्या चीज है? देखो ये आपने पढ़ा था, ये वैल्यू ऑफ कलर है, कलर का मूल्य, ठीक है। अब आता है अगला क्वेश्चन। रंग योजना का नाम बताइए। कौन सी रंग योजना है? ये एक ही रंग है, बताइए जल्दी से। ये कौन सी रंग योजना है? सुमेल रंग योजना, ठीक है बच्चे। आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको FSSAI का मानकीकरण चिन्ह बनाना है। यहाँ पर जो FSSAI है उसका आप मानकीकरण चिन्ह बना देंगे। सभी मानकीकरण चिन्ह की अच्छे से तैयारी करके जाएंगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13। वस्त्रों में सामंजस्यता लाने के 2 तरीकों का उल्लंघन कीजिए। किस तरह से सामंजस्यता लाई जा सकती है? आकार द्वारा भी और बुनावट द्वारा भी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस। श्रीमान संदीप अधिक नमक और सोडियम की मात्रा वाले प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं। ये जीवन शैली के किस रोग से पीड़ित होने के उच्च जोखिम में है? देखो जो भी व्यक्ति अधिक नमक खाता है उसको क्या हो जाता है? बहुत इजी आंसर है, हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब आपका। समीर एक आहार विशेषज्ञ है, डाइटिशियन है वो। उसके लिए किसी भी 2 रोजगार के अवसरों के नाम बताइए। डाइटिशियन है तो वो किस तरह के क्या क्या काम कर सकता है? हॉस्पिटल में डाइटिशियन बन सकता है, अपना खुद का कोई रोजगार खोल सकता है, हेल्थ क्लब में डाइटिशियन बन सकता है वो, ठीक है। तो आप कोई भी 2 लिख देंगे। अब आता है देखो यहाँ पर हमारा ये जो 1 से 14 तक के क्वेश्चन थे, ये थे कौन से? 1-1 नंबर के ऑप्शनल क्वेश्चन। और 15 से लेकर 21 तक के क्वेश्चन कौन से हैं? ये हमारे केस स्टडी आधारित क्वेश्चन है, जिसमें आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है और फिर आपको 21 नंबर तक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये आपका खंड 6 होता है और ये जो क्वेश्चन है 6, ये भी 1-1 नंबर के ही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। CPA 1986 को किस वर्ष में प्रतिस्थापित किया गया था? 2019 में। उपभोक्ता के स्वास्थ्य और जीवन को होने वाले हानिकारक कारक प्रभाव से सुरक्षित किए जाने का अधिकार है। कौन सा अधिकार है? सुरक्षा का अधिकार। मानकीकरण चिन्ह नीचे दिए गए विकल्पों में से किनमें पाया जाता है? किस पे लगाया जाता है मानकीकरण चिन्ह? लेबल पर लगाया जाता है। आपने लेबल बनाए हैं ना, तो वो हमेशा लेबल पर लगाया जाता है, स्टैंडर्डाइज मार्क।
फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। आपको एक सही विकल्प बताना है। तो इसमें जो विकल्प सही है वो है क, सोने और चांदी के आभूषणों पर हॉलमार्क होता है। क्वेश्चन नंबर 19, 18वीं शताब्दी की शुरुआत में फ्रांस में पुरुष डिजाइनर को किस नाम से जाना जाता था। यस, इसका आंसर क्या होगा? ख, कुटूरियर। किस नाम से जाना जाता था? कुटूरियर के नाम से जाना जाता था। ख, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर आपको औद्योगिक क्रांति का परिणाम है, ये बताना है। औद्योगिक क्रांति का परिणाम क्या है, क्या हुआ है जब औद्योगिक क्रांति आई है। तो इसका आंसर है ख, बिजली के करघे आ गए हैं। अब पहले कैसे होते थे? पहले हाथ वाले करघे होते थे, अब बिजली वाले करघे आ गए हैं, जिसको पावर लूम भी बोलते हैं। फिर आता है ये अथवा करके क्वेश्चन दिया है इसमें, कौन से वर्ष में इसाक सिंगर ने पैरों से चलने वाली सिलाई मशीन को विकसित किया था? उन्होंने किया था 1859 में। तो इसका आंसर है क। अब आता है फैशन खुदरा संगठनों के प्रकार हैं। कौन कौन से फैशन खुदरा संगठनों के प्रकार हैं? वो कौन से हैं? विभाग, स्टोर। क्वेश्चन का आंसर कौन सा है? क। फिर अथवा करके क्वेश्चन है, दृश्य व्यापार के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार है? कौन सा विभाग जिम्मेदार है? व्यापार विभाग, बिक्री और संवर्धन विभाग, परिचालन प्रभाग या फिर कार्मिक और शाखा स्टोर। आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर है ख, बिक्री और संवर्धन। अब आते हैं हम, देखिए यहाँ तक 21 तक हमारे एक एक नंबर के क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अब हम 22वें क्वेश्चन पर आते हैं, जो हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन है। 2 नंबर के कहाँ तक क्वेश्चन है? 22 से लेकर 27 तक। ठीक है बच्चे, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। आप चिकित्सकीय संशोधित आहार द्वारा क्या समझते हैं? 2 तरीके बताइए जिनके द्वारा आहार को संशोधित किया जाता है। यहाँ पर आपको 2 तरीके बताने हैं। संशोधित आहार कौन सा होता है? जो रोगी को चिकित्सा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित किया जाता है, जिसमें एक या एक से अधिक आप तरल आहार, नरम आहार शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें तरल आहार दे सकते हैं, नरम आहार दे सकते हैं 22वें क्वेश्चन में। और इसमें आप जो कैलोरी है उसमें वृद्धि कर सकते हैं या कमी कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है 23वां क्वेश्चन, VAD क्या होता है? ये क्वेश्चन सैम्पल पेपर 1 में भी क्वेश्चन था। ये VAD क्या होता है? वहाँ पर आपको बताया था VAD है विटामिन ए की कमी, विटामिन ए डेफिशिएंसी डिजीज। ठीक है, इसके कोई 2 संकेत और लक्षण बताने हैं। तो विटामिन ए क्या होता है? इसमें आंखों की दृष्टि कम हो जाती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए आवश्यक है। ठीक है, सामान्य दृष्टि के लिए आवश्यक है और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए आवश्यक है। इसके 2 अब आपको कमियां बतानी है। कौन सी आएंगी? रात्रि अंधापन हो सकता है, बच्चों में अंधापन हो सकता है और हमारी इम्यूनिटी पावर कमजोर हो सकती है। अब क्वेश्चन नंबर 24, खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी में रोजगार के 4 अवसर बताने हैं आपको। देखिए, इसमें आप उत्पादन प्रबंधक बता सकते हैं, विपणन और विक्रय अधिकारी और गुणवत्ता आश्वासन, और उसके अलावा आप इसमें शोध और विकास, परियोजना की वित्तीय व्यवस्था, परियोजना का मूल्यांकन, शिक्षण और शोध, उद्यमशीलता और उत्पादों का तकनीकी विपणन, ये आप इसमें बता सकते हैं। अब खाद्य पदार्थों के खराब या नष्ट होने के 4 कारक बताइए। देखिए, खाद्य पदार्थ कीड़ों द्वारा खराब हो सकते हैं, उसके अलावा प्रकाश से और या उनमें कोई और विकिरण से खराब हो सकते हैं, ऑक्सीजन से, मॉइस्चर से खराब हो सकते हैं, सूक्ष्म जीव से, पीड़कनाशक से, और प्राकृतिक रूप से उपस्थित जो उसमें एंजाइम होते हैं, इनसे ये खराब होने के 4 कारक हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आते हैं। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। 4 तरीकों की सूचीबद्ध करिए जिनसे बाजार को विभाजित किया जाता है। देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आया था सैंपल पेपर 1 में। यहाँ पर आपको बाजार का विभाजन बताना है। भौगोलिक विभाजीकरण, जनांकीय विभाजीकरण, मनोवृत्तिपरक विभाजीकरण और व्यवहारगत विभाजीकरण। अब आता है क्वेश्चन नंबर 26।
आतिथ्य उद्योग में काम करने के लिए 4 आवश्यक दक्षताओं को सूचीबद्ध कीजिए। यहाँ पर आपको 4 आवश्यक दक्षताएं बतानी है। जैसे कर्मचारियों को अच्छी तरह से तैयार करें, वो सफाई का ध्यान रखें, उनके अंदर मैनर्स हो पूरी तरह से, उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा हो। उसके अलावा मुख्य कार्यालय स्टाफ में वो हंसमुख रवैया रखें, आत्म अनुशासन, शिष्टाचार, फिजिकल फिटनेस और आत्मविश्वास। उसके अलावा उनके कपड़े पूरी तरह से साफ हुए हुए हों, प्रेस किए हुए हों और वो पूरी तरह से साफ दिखें, उनके नाखून कटे हुए हों, बाल अच्छी तरह से मेंटेन हों और उन्हें बहुत साफ सुथरा दिखना चाहिए। क्योंकि वो खुद के साथ साथ वो पूरे जिस इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं उस पूरे की छवि उन्हीं के हाथ में होती है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ECCE से आप क्या समझते हैं? ये भी क्वेश्चन आया था सैम्पल पेपर 1 में। और इस क्षेत्र में काम करने के लिए कोई 2 कौशल बताइए। देखिए, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा है ये जन्म से लेकर 8 साल तक के बच्चों के लिए उनकी शिक्षा से संबंधित है। और इसमें कौन कौन से कौशल होने चाहिए? बच्चों से संबंधित, उनके डेवलपमेंट से संबंधित, बच्चों में रुचि होनी चाहिए, बच्चों की ज़रूरतों के बारे में पता होना चाहिए, बच्चों के साथ बातचीत करने की क्षमता होनी चाहिए और विकास के सभी क्षेत्रों में बच्चों के साथ क्रिएटिविटी और दिलचस्प जो गतिविधियां हैं ये कौशल होने चाहिए। जैसे कहानी सुनाना आता हो और उसके अलावा प्रकृति और सामाजिक संपर्क। उसके अलावा बच्चों के से प्रश्न, जो भी बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं उनका उत्तर देने की क्षमता और उसमें इंटरेस्ट और व्यक्तिगत मतभेदों को समझने की क्षमता, ये सब होने चाहिए। ठीक है, तो आप इसमें कोई से भी 2 लिख सकते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 28। खाद्य पदार्थों की शेल्फ लाइफ के आधार पर उनके प्रकारों को वर्गीकृत करें और समझाएं। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन जो 28वां क्वेश्चन है ये 3 नंबर का है। जो बच्चे सारे सैंपल पेपर कर लेंगे उन्हें एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन पढ़े हुए मिलेंगे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी पेपर करने में। और ये बच्चों गारंटी है मेरी कि उन बच्चों के 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स जरूर आएंगे यदि आप सैंपल पेपर कर लेते हैं तो। क्योंकि आपको सैंपल पेपर करने से पेपर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी और वही क्वेश्चंस आप देखेंगे कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? शेल्फ लाइफ के आधार पर उसको वर्गीकृत करना है और उसको समझाना है। जैसे आप इसमें सबसे पहले तो अविकार्य खाद्य पदार्थ, अर्धविकार्य खाद्य पदार्थ और विकार्य खाद्य पदार्थ, ठीक है, इन तीनों में बता देंगे और इन तीनों को डिफाइन कर देंगे। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 29। ये भी आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। रेडियो को विकास संचार के माध्यम के रूप में समझाएं और सामुदायिक रेडियो क्या होता है ये आपको बताना है। देखिए, जो रेडियो है ये क्या है? लोकप्रिय, सस्ता और इजी, आसानी से मिलने वाला जनसंचार माध्यम है। इसका जो उपयोग है ये हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। उसके अलावा ये बहुत ही कम खर्चे पर हमें मिल जाता है और ये हमारे आजकल मोबाइल में भी उपलब्ध होता है। ये यानी कि ये हमें हर समय अवेलेबल रहता है। रेडियो कार्यक्रमों को समाचार, साक्षात्कार और चर्चा, उसके अलावा नाटक, प्रश्नोत्तरी, इनके रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। अब आती है बात इसमें सामुदायिक रेडियो क्या होता है। सामुदायिक रेडियो का मीनिंग क्या है? जो पूरे समुदाय के लिए नए क्रियात्मक प्रारूप में और स्थानीय रेडियो को सामुदायिक रेडियो के रूप में इस्तेमाल किया गया है। आकाशवाणी ने स्थानीय रेडियो स्टेशन की एक नई अवधारणा शुरू की है जिसमें प्रसारण पत्रकारिता पेशेवरों की महत्वपूर्ण भूमिका होता है। उसके कुछ उदाहरण हैं सामुदायिक रेडियो, ठीक है। इसमें जो उदाहरण है वो ये है DUFM, ठीक है, DUFM भी इसका एक उदाहरण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रीमा रेडियो प्रोडक्शन में अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहती है, सूचीबद्ध करें कौन से 3 बुनियादी रेडियो उत्पादन कौशल उसके लिए आवश्यक हैं। देखिए, सीमा जो है रेडियो उत्पादन में अपना करियर आगे बढ़ाने के लिए
क्या करें, कौन कौन से उसके अंदर कौशल होने चाहिए? क्रिएटिविटी होनी चाहिए, सृजनात्मकता होनी चाहिए, पत्रकारिता, और उसके अंदर कोई भी प्रोग्राम प्रस्तुत करने की क्षमता होनी चाहिए, पूछताछ की क्षमता होनी चाहिए। उसके अलावा विविध जो समूह होते हैं उनके साथ डिस्कशन करने की, क्वेश्चन पूछने की, ये सब क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। भाषा उसकी बहुत अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए, उसको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, नेतृत्व कौशल उसके अंदर होना चाहिए। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। ये 30 वाला क्वेश्चन हमारा अब 4 नंबर का है। कई दशक से खाद्य प्रौद्योगिकी में शोध कार्य किए गए हैं। इस संदर्भ में खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी में हुए मुख्य 4 विकासों की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर आपको खाद्य प्रौद्योगिकी में शोध कार्य जो किए गए हैं उनमें 4 विकासों को बताना है कि कौन कौन से विकास हुए हैं। देखिए, इसमें एक तो आप कैनिंग बता देंगे, ठीक है, जो 1810 में निकोलस एपार्ट के द्वारा हुआ था। एक पाश्चुरीकरण बता देंगे, ठीक है, जो लुई पाश्चर ने की थी जिसकी रिसर्च 1864 में, ठीक है। उसके अलावा आप इसमें तैयार पदार्थ पे बता सकते हैं, और उसके अलावा आप इसमें बता सकते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पाश्चुरीकरण के ऊपर बता सकते हैं कि ये एक मुख्य कदम है इसमें। और 21वीं सदी में खाद्य प्रौद्योगिकीविदों को स्वास्थ्य और उपभोक्ताओं की अन्य बदलती ज़रूरतों के लिए उपयुक्त खाद्य पदार्थों का उत्पादन करने की चुनौती दी गई है। तो कोई से भी आप 4 इसमें लिख सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन 30 का सेकंड पार्ट लेते हैं अब हम। एक संभावित खाद्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में क्या ज्ञान और कौशल खाद्य उद्योग में आपके लिए आवश्यक हैं? किन्हीं 8 का उल्लेख कीजिए। तो इसमें आप बताएंगे खाद्य विज्ञान, खाद्य रसायन, सूक्ष्म जीव विज्ञान और खाद्य संसाधन सुरक्षा, गुणवत्ता आश्वासन, और उसके अलावा बेहतर विनिर्माण और पोषण। उसके अलावा बता देंगे आप खाद्य सामग्री बड़े पैमाने पर, ठीक है, उनका उत्पादन और उपयोग, उत्पादन विनिर्देशन और खाद्य उत्पादन में विकास बता देंगे, संवेदी मूल्यांकन और स्वीकार्यता बताएंगे। इसमें संवेदी मूल्यांकन करना, खाना बनाने और पाक क्रिया में कौशल होना चाहिए, और उसके अलावा डिज़ाइन तैयार करने, विश्लेषण करने और रेसिपी का अनुकूलन करने की क्षमता, ये सब आप इसके अंदर लिख देंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 31। ये भी हमारा 4 मार्क्स का है। आप एक नर्सरी स्कूल के प्रिंसिपल हैं। निम्नलिखित के संदर्भ में अपने सहायक शिक्षक को संक्षिप्त में क्या बताएंगे? संक्षिप्त में आपको बताना है सीखने के लक्ष्यों को विद्यालय पूर्व बच्चों द्वारा प्राप्त करने की जरूरत और शिक्षक देखभालकर्ता की भूमिका। ये आप दोनों बता देंगे। जैसे मान लो आप ये कै का बता रहे हैं तो इसमें क्या बताओगे? सीखने का आधार खेल होना चाहिए, शिक्षा का आधार कला होना चाहिए, बच्चों की सोच की विशेषताओं की मान्यता, औपचारिक और अनौपचारिक बातचीत का मिश्रण, ठीक है, विकासात्मक रूप से उपयुक्त प्रथाओं, लचीलापन और बहुलता। और शिक्षक देखभाल की भूमिका में आप बताएंगे कि पाठ्य और संस्कृति स्रोतों का मिश्रण, स्थानीय सामग्री, कला और ज्ञान का उपयोग, स्वास्थ्य कल्याण और स्वस्थ आदतें। उसके अलावा बताएंगे विशेषज्ञता, ठीक है, विशेषज्ञता हो, अनुभव हो, और जो लर्निंग है उसको इम्पोर्टेंस दी जाए। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। ये भी हमारा 4 मार्क का है। इसमें पूछा है संवेदनशील बच्चों के लिए 2 कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। यहाँ पर आपको संवेदनशील बच्चों के 2 कार्यक्रम बताने हैं। जैसे आप एक तो ICDS के बारे में बता देना इसमें, और एक SOS बालगांव के बारे में आप बता दोगे। इसको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है। अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 33 है इसमें क्या पूछा है? वॉशिंग मशीन में किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? यहाँ पर आपको ये बताना है कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर चलती है, और इन मशीनों में प्रयोग होने वाले धुलाई के 3 प्रमुख जो तरीके हैं उनकी तुलना आपको करके बतानी है। तो जो इसका सिद्धांत है वो क्या है कि जो सरफ होता है, धोने वाला घोल होता है, उसमें कपड़ों को गंदगी हटाने के लिए क्या किया जाता है? कपड़ों को हमेशा गतिशील रखा जाता है, ठीक है, ये इसका सिद्धांत हो गया। इसमें इसकी जो विधियां बतानी है आप इसमें लिख दोगे। एक तो आलोडन लिख देंगे आप, एक स्पंदन लिख देंगे, और एक आप इसमें लिख देंगे
अवपातन, ठीक है, एक इसमें आप अवपातन लिख देंगे, जिसको टेबलिंग भी कहते हैं। उसके सॉरी टेबलिंग नहीं, उसको कहते हैं वो टम्बलिंग, उसको हम टम्बलिंग भी बोलते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। कच्चा सलाद खाने के बाद सुमित दस्त, बुखार और पेट में ऐंठन से पीड़ित है। पहचाने कि वो किस प्रकार के संक्रमण से पीड़ित है। यहाँ पर उसका इन्फेक्शन पहचानना है, ठीक है। तो वो हमें वो जब दस्त बुखार हुए हैं तो उसको कोई खाद्य जनित संक्रमण हुआ है, ठीक है। ये वो साल्मोनेला जो वो होता है संदूषण, उससे पीड़ित है। फिर उसके बाद इसमें पूछा है इस बीमारी के फैलने के 2 तरीके। यहाँ पर आपको 2 कारण बताने हैं कि कैसे फैला है वो, और खाद्य मिलावट और खाद्य संदूषण के बीच अंतर बताना है, ठीक है। तो 2 कारण ये हो सकते हैं कि जो वो कच्चा दूध भी उसने लिया हो, या फिर अंडा, ये भी हो सकता है उसका स्रोत, ये इस कारण से फैल सकता है, या फिर कोई और तरीके से भोजन के द्वारा उसके शरीर में कोई बैक्टीरिया प्रवेश कर गया हो, ठीक है। तो इसमें आपको और क्या बताना है, और बताना है आपको खाद्य मिलावट और खाद्य संदूषण के बीच अंतर। दोनों का आप अंतर डिफाइन कर देंगे, खाद्य मिलावट का भी और संदूषण का भी। जैसे संदूषण के बारे में आप बता देंगे कि संसाधन अथवा भंडारण के समय खाद्य पदार्थ में कोई हानिकारक पदार्थ हो उपस्थित हो, और मिलावट में कि बेईमानी करने, सस्ता सामान बेचने, नकली सामग्री तैयार करने के लिए जानबूझकर किसी पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला दिया जाता है, उसे मिलावट कहते हैं, और ये खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता को कम कर देता है। अब इसमें अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, अथवा करके दिया है 34 में ही, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए अच्छे से डिफाइन करेंगे इसको। इसमें HACCP द्वारा आप क्या समझते हैं, इसे लागू क्यों किया जाना चाहिए। HACCP क्या है, संकट विश्लेषण, संकटपूर्ण, महत्वपूर्ण, नियंत्रित बिंदु, ठीक है। HACCP खाद्य की सुरक्षा का आश्वासन देने का एक साधन है। HACCP खाद्य निर्माण और भंडारण के लिए एक उपागम है, जिसमें कच्ची सामग्री और एक विशेष प्रक्रम के प्रत्येक चरण पर विस्तार से ध्यान दिया जाता है, जिससे कि रोगजनक जो जीव हैं और खाद्य संकट के विकास में योगदान के लिए उसकी क्षमता का आकलन किया जा सके, ठीक है। ये इसमें आप लिख देंगे। अब हमारा 35 क्वेश्चन आता है। पहले आप इसमें HACCP को लागू करने के कारण भी लिख दोगे, ठीक है, कौन कौन से कारण हैं वो सब लिख दोगे। जैसे ये खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने का एक उपागम है, ये लिख दोगे आप। प्रत्येक तैयार उत्पादक निरीक्षण और परीक्षण यद्यपि महत्वपूर्ण है, लेकिन ये अधिक समय लगाने वाले और एक महंगा है ये, और समस्याएं तभी इसकी पकड़ में आती हैं जब वे उत्पन्न हो जाती हैं। इसके विपरीत HACCP अंतिम उत्पाद की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए संसाधन या निर्माण के किसी भी स्तर पर जब समस्या उत्पन्न होती है तभी उचित कार्यवाही करके हमें खतरों की पहचान करने के लिए सक्षम बनाती है। तो आप इसमें कम से कम 3 या 4 पॉइंट जरूर लिखेंगे, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। कोशिश करेंगे कि 3 तो कम से कम लिखें कि ये नियमित रूप से उत्तम गुणवत्ता वाले जो उत्पाद हैं उसका आश्वासन देती है। अब क्वेश्चन नंबर 34, फैशन व्यापारी कौन होता है और फैशन उद्योग में उसकी क्या भूमिका है। यहाँ पर आपको फैशन व्यापारी बताना है और उसकी खाद्य फैशन उद्योग में क्या भूमिका है ये पूरी डिफाइन करनी है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 36। ये ध्यान रखना 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो अच्छे से डिफाइन करके लिखना है। अगर आप 2-3 लाइन में लिख दोगे तो नंबर भी 1-2 ही मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर 36 क्वेश्चन में आपको सुकार्य की एर्गोनॉमिक्स द्वारा आप क्या समझते हैं और इसके 4 लाभों की व्याख्या करनी है, ठीक है। और एर्गोनॉमिक्स के 4 स्तंभ बताने हैं। सबसे पहले एर्गोनॉमिक्स बता दोगे कि ये मानव और मशीन का सामंजस्य है, जिसमें मानव और उसके कार्य के आपस में अनुकूलतम सामंजस्य, ठीक है, और उसके लाभ को मानव क्षमता और स्वास्थ्य कल्याण के रूप में मापा जाता है, और उसे प्राप्त करने के लिए मानव जैविक जो विज्ञान है उसके अनुप्रयोगों को विज्ञान के साथ शामिल किया जाता है। जैसे औजार, मशीन और कार्यस्थलों को कार्य के अनुरूप डिज़ाइन किया जाता है, ताकि जो कार्यक्रमी है जो कार्य कर रहा है उसको वहाँ पर टेंशन ना हो और किसी भी हेल्थ से रिलेटेड उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर आप सुकार्यिकी के लाभ बताएंगे
कि चोट और दुर्घटनाओं के जोखिम से बचाता है ये हमें, उत्पादकता को बढ़ाता है, त्रुटियों को कम करता है और कार्य दोबारा करने की आवश्यकता को कम करता है, दक्षता को बढ़ाता है, खराब स्वास्थ्य, दुर्घटनाओं और तनाव के कारण होने वाली अनुपस्थिति को कम करता है और कर्मचारियों के मनोबल को बेहतर बनाता है। और इसके बाद हमें इसके 4 स्तंभ बताने हैं। 4 स्तंभ कौन कौन से हैं इसके? 4 स्तंभ हैं मानव मिति, ठीक है, शरीर का आकार और मापन, जैव यांत्रिकी, ठीक है, जैव यांत्रिकी के बाद इसमें शरीर क्रिया विज्ञान और औद्योगिक मनोविज्ञान, ये इसके 4 स्तंभ हो गए। तो यहाँ पर ये बच्चों हमारा सैम्पल पेपर 2 कंप्लीट होता है। जिन बच्चों ने सैम्पल पेपर 1 नहीं देखा है वो सैम्पल पेपर 1 भी ज़रूर देखें। जो बच्चे सारे सैम्पल पेपर कर लेंगे, ये बच्चों मेरी गारंटी है कि आपके सारे क्वेश्चन जितने भी एग्ज़ाम में आएंगे वो सब सैम्पल पेपर से ही आएंगे। इसलिए सैम्पल पेपर ज़रूर करें और अच्छे से करें और इनको लिख लिख कर अपनी कॉपी में ज़रूर देखेंगे। थैंक यू बच्चों।